हेलो, मैं राकेश। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि सुबह 6 बजे से साइंस का क्लास स्टार्ट होगा, तो मैं आपका साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। आपका 16 चैप्टर है। टोटल चैप्टर का नाम देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक साथ मिला हुआ है। इसको हम लोग समझें कि कौन कौन सा चैप्टर है जो फिजिक्स में है, कौन कौन सा केमिस्ट्री में है, कौन कौन सा बायोलॉजी में है। मेरे पीछे जो इमेज दिख रहा है, पहले मैं अपने फोटो को साइड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे देखिए होता क्या है इसमें कि सबसे पहला जो आपका है ना, 1 से लेके आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहां से लेकर आपका जो 5 चैप्टर तक है, ये आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको समझेंगे हम लोग। लेकिन केमिस्ट्री में केवल 1 to 5 ही नहीं है, एक चैप्टर और केमिस्ट्री में है जो सबसे लास्ट में है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो यानी टोटल मिलाकर आपका 6 चैप्टर है जो आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी 1 to 5 स्टार्ट से लेकर यानी 5 तक है, और एक लास्ट में है जिसको 16 नंबर चैप्टर आप समझ सकते हैं। दूसरा आपको आता है जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये 4 चैप्टर, और एक इसका और लास्ट में है जिसको हम बोल सकते हैं हमारा पर्यावरण। यानी 5 चैप्टर है जो एनसीईआरटी के थ्रू आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आपको आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, ये टोटल आपको रेगुलर है, जिसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले आपका फिजिक्स का क्लास बोले थे स्टार्ट होगा, पहले फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो स्टार्ट किया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका प्रकाश है। प्रकाश क्या है? अगर आपसे कोई पूछ देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं तो बताइए। तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा होगा कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान अर्थात देखने लायक बनाता है। अगर आपको पहला परिभाषा याद नहीं रहता है तो आप इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद रहता है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जरूरी नहीं कि आप तीनों परिभाषा याद रखेंगे, कोई एक भी रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आपको सवाल जो आता है ना कि प्रकाश के गुणों को लिखे। प्रकाश आप समझ लिए तो इसका कुछ गुण है, वो गुण को बताइए कि प्रकाश का कौन कौन सा गुण है। देखिए प्रकाश का जो पहला गुण होता है ना कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कुछ लोग इसको सीधी रेखा बोलते हैं, सरल रेखा, बात बराबर है। नंबर 2 जो है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं कि पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को बोलेंगे जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है। अपारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम को बोलेंगे जिससे प्रकाश आसानी से आर पार आ जा नहीं सकता है। आइए नंबर तीसरा गुण है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। जो पृष्ठ चमकदार रहेगा, जो चमकीला पृष्ठ रहेगा, उस पर अगर आप लाइट मारेंगे ना तो वो क्या होता है कि परावर्तित हो जाता है, यानी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नंबर 4 जो आपका गुण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, आपका जल में कुछ और होगा, आपका कांच में कुछ और होगा। वही बताएगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। नंबर 5 है प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होती है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश जो है ना दिखाई नहीं देता, ये स्वयं अदृश्य है, यानी खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके उपस्थिति में, इसके प्रेजेंट में आपको चीजें दिखाई देती है। जैसे आपको कोई पूछ देगा कि क्या आप प्रकाश को देखे हैं, तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे कि नहीं, हम प्रकाश को नहीं देखे। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है। इसके बाद जो सवाल आता है ना, इसमें लिखा गया कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। जैसे आप कहीं पे हैं, अगर आप बोर्ड को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, आपके आसपास में कोई वस्तु है तो उसको आप देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए आपको इसका कारण हम यहाँ पे लिख दें, लेकिन जो लिखा हुआ इससे आप ना समझे। ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन इसको 1 से 2 शब्दों में आसानी से समझे कि अगर कोई सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है या कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और उस वस्तु से टकरा के प्रकाश आदमी के आंख तक आता है, तब वो वस्तु में दिखाई देने लगती है। इसको दोबारा बताते हैं। जैसे यह सूरज है, ये सूरज का प्रकाश इस पेड़ पे आ रहा है और प्रकाश जो है कि इससे रिफ्लेक्ट होकर, यानी यहां से टकरा के इस व्यक्ति के आंख तक आ रहा है,
तब इस व्यक्ति को ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या आप ये चीज समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त यानी आंख के अलावा प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अगर आपके पास केवल आंख है तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसके साथ साथ आपको प्रकाश का होना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं या नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहां पे आप लाइट नहीं है वहां पे आपको चीजें नहीं दिखाई देगी। आगे आते हैं। अगला जो सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, बोलता है कि प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है कि जहां से वस्तु निकलती है, जहां से प्रकाश निकलती है, जहां मतलब जो वस्तु प्रकाश देती है। इससे इसका मतलब स्रोत का मतलब होता है ना, सोर्स का मतलब होता है कि जहां से जो चीजें प्राप्त होता है। जैसे इनकम का स्रोत आप समझते हैं, तो जहां से इनकम होता है तो उसको हम इनकम का स्रोत बोलते हैं। जहां से पैसा आता है उसको इनकम का स्रोत बोलते हैं। जहां से लाइट आएगा, जहां से प्रकाश आएगा उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और ये जो प्रकाश स्रोत है इसको दो वर्गों में बांटा गया। पहला है जो कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको परिभाषा से ना याद करके, परिभाषा भी आपको सिंपल ढंग से लिख दी है, लेकिन पहले परिभाषा से ना याद करके आप इसको आसान भाषा में याद करेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसको बोलेंगे जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया, जैसे सूरज और तारा। ये दो आपका दोनों प्रकाश स्रोत है, लेकिन इन दोनों को बनाने वाला कोई आदमी नहीं है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। दूसरा आता है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आप समझ गए होंगे कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण हम जैसे मानव या हम जैसे व्यक्ति द्वारा किया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि बिजली का जलता हुआ बल्ब, बोल सकते हैं कि लालटेन, दिया, लैंप, मोमबत्ती, ये सब जो है ना हम लोग आप लोग जैसे कोई व्यक्ति बनाए तो इसको हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलेंगे। एक है नोट कि हम जैसे लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य जो है ना हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है बोला कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप कैसे समझते हैं कि परिभाषा में लिखा हुआ था कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, हम कैसे माने कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आपके घर में पंखा चलता होगा बिजली से। देखते हैं कि अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना तो उसमें बताया गया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं उसको विनाश किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। जैसे आपके घर में बिजली है, बिजली से आपका पंखा चलता है, तो बिजली से पंखा चलता है तो बिजली को हम बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा। और उससे अगर हम पंखा को जोड़ दिए हैं तो पंखा चलता है तो उससे हमको हवा मिलता है, तो वो तो वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो ऊर्जा वही है, बिजली है, लेकिन उसी से हमको क्या बन रहा है, वायु बन रहा है। तो आपको ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं होता, ऊर्जा आपका फिक्स रहता है, बस एक रूप से दूसरा रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ बोला कि प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे, जैसे आप दिया जलाते हैं तो दिया में तेल होता है, तो कुछ देर के बाद देखेंगे ना, तो कुछ देर जब दिया जल चुका होगा तो कुछ देर के बाद ये तेल है जो कि मतलब खपत हो जाता है, नहीं समाप्त हो जाता है। ये तेल गया कहाँ, तो ये जो तेल है ना ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। आप समझ गए हो कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला सवाल आता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। देखिए आसान सा भाषा में समझेंगे, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करेगी उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, जो प्रकाश स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रदीप्त लिखा गया, इसको अप्रदीप्त आप कर लेंगे, सुधार लेंगे। अब आता है कि प्रदीप्त वस्तु कौन कौन सा है। प्रदीप्त का एक नाम और है दीप्तिमान, इसको बोलते हैं। जैसे सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब है जो कि लाइट देता है, तो आप इसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कि कुर्सी, पुस्तक, पेड़, टेबल, ये सब चीजें जो कि प्रकाश नहीं देता, तो इसको हम बोल सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु। आगे आते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन कई बार एग्जाम में पूछ देता है। इसमें आप अगर पूछे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इसको आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे वायुमंडल में जो छोटे धूल कण या छोटे छोटे कण होता है ना, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है या किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है। वो जो छोटे कण होते हैं वो कुछ प्रकाश को मतलब अवशोषित कर लेता है, यानी कुछ प्रकाश के जो कुछ ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है और उसको चारों तरफ विकृत कर देता है, यानी फैला देता है। इस फैलाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और चीजें उसको हम लोग समझेंगे।
बताया गया कि इसी प्रकिरणित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमको दिन में कुछ वस्तु ऐसा भी दिखाई दे देता है जो वस्तु जहां पे लाइट नहीं भी पड़ रहा है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे घर में अगर आप सोए रहिएगा ना तो खिड़की से आपको लाइट आते रहता है, उसमें देखिएगा कि उस लाइट में छोटे छोटे धूल कण होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, इसको समझेंगे। प्रकाश का सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण कहलाता है। यानी प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पे चलता है वो रेखीय पथ जो है उसका प्रकाश किरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुंज का मतलब होता है समूह, किसी चीज का पुंज, इसका मतलब होता है समूह। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं, या किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। किरण पुंज होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अब होता है कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है भाई, तो अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है ना कि वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती हुई चली जाती है। अर्थात इसको परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात यह होता है कि अगर इस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलना शुरू हुआ है तो देखिएगा ये जो लाइन है ना, इसके बीच का दूरी हमेशा बढ़ते गया, जितना आगे बढ़ा उतना इसका बीच का दूरी बढ़ते गया। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो अपसारी किरण पुंज होता है ना, इसमें किरणों के बीच का दूरी हमेशा बढ़ती जाती है। नंबर 2 होता है कि समांतर किरण पुंज। देखिए, समांतर किरण पुंज बहुत आसान है। ये जो होता है ना कि इसके किरणों के बीच की दूरी ना बढ़ता ना घटता, एक दूसरे के पैरेलल रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसमें जो किरणों के बीच की दूरी होता है फिक्स रहता है, हमेशा बराबर होता है। नंबर 3 जो होता है उल्टा होता है, यानी जो अपसारी, इसका जस्ट उल्टा आप समझ सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहीं कहीं हिंदी का वर्ड आपको गलत लिखा मिलेगा, उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में हमको थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि इधर से प्रकाश की किरण आया, जाके एक बिंदु पे आके स्टॉप हो गया, इधर से आया एक बिंदु पे आके स्टॉप हो गया। देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाला है कि इसमें यहाँ जो आप सारी किरण पुंज देखे थे ना, तो इसमें किरणों का बीच का दूरी बढ़ते जाता था, जितना आगे से निकल रहा उतना बढ़ते जाता है। देखिए, लेकिन इसमें क्या कि किरणों का बीच का दूरी घटते जा रहा है, क्योंकि एक बिंदु पर जाके स्टॉप हो रहा है। देखिए यार ध्यान से, तो आपसे पूछ देगा कि वह कौन सा किरण पुंज है जिसमें किरणों का बीच का दूरी बढ़ते जाता है, तो अपसारी होगा। वह कौन सा किरण पुंज है जिसमें किरणों का बीच का दूरी घटते जाता है, तो अभिसारी किरण पुंज होगा। वह कौन सा किरण पुंज है जिसमें किरणों का बीच का दूरी ना तो बढ़ता ना घटता, अर्थात समान रहता, हमेशा बराबर रहता, तो वो समांतर किरण पुंज होता है। हमें लगता है कि आप ये तीनों समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना, बोलता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपको हम बताएंगे। देखिए, इसको देसी भाषा में समझिए कि पारदर्शी हम उस वस्तु को बोलेंगे या वैसे उस पदार्थ को बोलेंगे जिससे प्रकाश आसानी से आर पर आ जा सकता है। जैसे हवा जो है ना, हवा में आप लाइट मारते हैं तो आपको ई पार से ऊपर हो जाता है, यानी आर पार हो जाता है। दूसरा, पानी, कांच, ये सब चीजें जो है ना पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा, अपारदर्शी जो होता है, पारदर्शी का आपका उल्टा होता है। जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पर नहीं आ जा सकता, प्रकाश इस पार से उस पार नहीं आ जा सकता, उसको अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे लोहा जो है ना, आपको अपारदर्शी के उदाहरण है। लकड़ी, अलकतरा, पेंट, पत्थर, धातु की प्लेट, मोटा गत्ता, ये सब है आपको अपारदर्शी। इस सब में आप लाइट मारिएगा ना तो इस पार से उस पार आपको दिखाई नहीं देगा। आगे आता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे न बहुत ज्यादा न बहुत कम, आंशिक रूप से प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है, यानी बहुत कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में। इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे आप देख लीजिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज में अगर आप लाइट मारते हैं ना तो उसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ ही मात्रा है जो कि प्रकाश का आपको इस पार से उस पार दिखाई देगा, बहुत अच्छा से आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा आपको आता है कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच में आप लाइट मारिएगा ना तो बहुत अच्छा से आपको प्रकाश इस पार से उस पार नहीं आ जा सकता। दूसरा, बैलून। अगला जो है आंख की पलक,
रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। ये सब जो है परभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। अगला आता है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी क्या होता है। हालांकि 10th में बहुत विस्तार तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा है तो इसको हम लोग समझ लेंगे। प्रकाशिकी का अर्थ होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे अध्ययन लिखा गया, इसको आप सुधार लेंगे, अध्ययन इसको करेंगे। विज्ञान की वैसी शाखा या वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। एक होता है कि किरण प्रकाश की, एक होता है आपका तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाशिकी का वह भाग, किरण प्रकाशिकी का वह भाग जो किरण के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन आदि गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी जो प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं ना, वो आपको किरण प्रकाशिकी में आता है। हालांकि बहुत विशेष आपको प्रकाशिकी नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है ना, इसमें देखेंगे कि तरंग प्रकाशिकी, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वेव ऑप्टिक्स। तथा प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर उनकी गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। यानी ये दोनों के बारे में आपको विशेष 10th में नहीं पढ़ना। आगे आता है प्रकाश का विवर्तन, या केवल विवर्तन लिख के आएगा। देखिए विवर्तन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, लेकिन आप इसको, बहुत से स्टूडेंट है जो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन विवर्तन आपको पढ़ना चाहिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी, यहाँ पे रखी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख, थोड़ा सुधार लेंगे। रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति, जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है उसके रास्ते में अगर कोई छोटी वस्तु रखा गया है तो अपारदर्शी वस्तु, तो वहां तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, विवर्तन के अंतर्गत वहां रिफ्लेक्ट नहीं होता, बल्कि रिफ्लेक्ट होने के बजाय उसमें वहां पे मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, और मुड़ने की प्रवृत्ति रखना वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आप समझ गए होंगे। यह तभी समझा जा सकता है जब प्रकाश को किरण माने। नोट में इसमें एक चीज है, कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण आदि केवल तभी समझी जब प्रकाश को कण मानकर उसका अध्ययन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों, तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। पूछा कि आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत क्या होता है? तो यह सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, उसे आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। आगे आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कई लोग इसका कई परिभाषा जानते हैं, कुछ लोग अपने भाषा में जानते हैं, कुछ लोग किताब की भाषा में जानते हैं। मैं 3 भाषा में इस परिभाषा को मैं लिखा हूं। पहला लिखा हूं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अतः प्रकाश का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ेगी तो वह उस वस्तु से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से आपतित हुई है, जिस माध्यम से उस वस्तु पे पड़ी है। तो प्रकाश जब लौट गया तो वही प्रकाश का लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये लौटना का अर्थ होता है परावर्तन, और मुड़ना का अर्थ होता है आपको अपवर्तन। आगे आपको बताएंगे अपवर्तन के बारे में। आगे आता है इसका दूसरा परिभाषा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे तीसरा परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको कोई भी तीनों में कोई याद करना, कोई याद कर सकते हैं, तीनों आसान है। अब होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक परावर्तन होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिए इसको देसी भाषा में समझेंगे कि अनियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई प्रकाश मतलब चिकना सतह पे नहीं पड़ के रुखड़ा सतह पे पड़ता है ना, तो जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट होना चाहिए उस प्रकार से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। यानी परावर्तित जो जिस प्रकार से होना, जैसे इधर देखिएगा नियमित परावर्तन। अनियमित पढ़ने से पहले आप नियमित को समझ लेंगे। इसमें लिखा है कि जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होता है, इसे नियमित परावर्तन है। देखिए ई आया इस प्रकार से, सीधा आया, देखिए यहाँ सीधा चला गया, ये इस प्रकार से आया, एक नियम के तहत, एक रूल के तहत जा रहा है।
और ये जो है ना इधर से आया तो एक बार देखिए आप ध्यान से, इधर से आया इधर चल गया, ये इधर से आया इधर चल गया, देखिए यानी खुरदरा या रुखड़ा आप सतह पे आप प्रकाश को डालिएगा ना तो इधर उधर छितरा जाता है, चारों तरफ विकृत हो जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं अनियमित परावर्तन, इसको बोल सकते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का एक नाम और है जिसको बोलता है विसरित परावर्तन। तो बस आपको आज के लिए इतना ही रहा, फिर कल के क्लास में इंपॉर्टेंट जो भी आपका टॉपिक है उसको कवर करेंगे। फिर आपका एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।